चलिए, तो सभी के पास मेरी आवाज क्लियर आने लगी है और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज रसायन शास्त्र का एक पेपर, केमिस्ट्री का एक पेपर, जिसमें 30 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, ये इसमें आने वाले 30 क्वेश्चन भी बहुत सरल हैं और बहुत अच्छे हैं, और इसमें निश्चित रूप से हम 25 प्लस नंबर लेके आ सकते थे, 25 प्लस। और उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही पेपर आपको मिलना चाहिए, इसी टाइप का मिला जुला पेपर, बहुत अच्छा पेपर था। तो ये पेपर जो है ये 2018 के पेपर सेटों में से एक पेपर सेट का है। ठीक है, और ये लिया गया है, और इस पेपर सेट में आने वाले, मैं बता दूं आपको कि 25 प्लस क्वेश्चन अपनी कॉपी से, 25 प्लस क्वेश्चन अपनी कॉपी से। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले रेडियोधर्मी क्षय का पालन कौन करता है? तो स्पष्ट आपको मैंने दो अध्याय में लिखवाया है, नाभिकीय रसायन में भी लिखवाया है और बलगतिकी में भी लिखवाया है कि रेडियोधर्मी जो अपघटन है वो कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। रेडियोधर्मी अपघटन जो है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। क्यों है? क्योंकि रेडियोधर्मी पदार्थ स्वतः मतलब अकेले क्या होता है? अपघटित होता है। तो ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। चलिए, क्वेश्चन पहला बहुत सरल था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी हो चुका है। ये क्वेश्चन कहां हुआ मैं आपको बता दूं, जो मैंने क्वेश्चन करवाए हुए, ठीक है ना, किससे रिलेटेड? मुझे लगता है हेलो एल्केन से रिलेटेड, वहां ये क्वेश्चन आया था। शायद आपको ये आइडिया हो कि एल्यूमिनियम कार्बाइड पानी से क्रिया करके हमें क्या देता है। तो पहली बात तो एल्यूमिनियम कार्बाइड का सूत्र बनाना पड़ेगा। एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है 3, कार्बन की होती है 4, 4 का गुणा इधर करेंगे तो Al4, 3 का इधर करेंगे तो C3, ये बन गया एल्यूमिनियम कार्बाइड। एल्यूमिनियम की संयोजकता 3, कार्बन की कितनी होती है 4, 4 का गुणा इधर, 3 का गुणा इधर, ये बन जाएगा एल्यूमिनियम कार्बाइड का सूत्र। अब ये जो एल्यूमिनियम कार्बाइड का सूत्र बना हुआ है, ये जो एल्यूमिनियम कार्बाइड का सूत्र बना हुआ है, ठीक है, इसमें पानी की क्रिया कराएंगे, इसमें हम क्रिया कराएंगे पानी की, और जब इसमें हम पानी की क्रिया कराएंगे, ठीक है, तो क्या होगा ध्यान देना। यदि किसी को डायरेक्टली याद हो तो वहां हाथ उठा ले। क्या होता है एल्यूमिनियम कार्बाइड की जब जल से क्रिया होती तो? चलो रहने दो, बताइए किसको याद है? हाँ, इसमें मेथेन गैस बनती, बिल्कुल सही बात है। एल्यूमिनियम कार्बाइड जब जल से क्रिया करता है तो मेथेन बनती है, और इस क्रिया में AlOH थ्राइस निकलता है, AlOH थ्राइस। बाकी आप बैलेंस कर सकते हैं। तो मेन क्या है? मेन है मेथेन। तो ये लिखा हुआ है, क्या बनती है? मेथेन बनती है। एल्यूमिनियम कार्बाइड जब जल से क्रिया करता है तो क्या बनती है? मेथेन बनती है, याद रखिएगा। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ठीक, लेकिन मैं बता दूं कि ये हमारा जो टॉपिक है ये आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस क्यों? क्योंकि ये आया है समूह 13 से, ये आया है समूह 13 से, और समूह 13 हमारे कोर्स में नहीं। लेकिन हम इसको मेथेन बनाने की प्रयोगशाला, मतलब मेथेन बनाने की विधियों के अंतर्गत भी ले सकते हैं, जहां पर अपन ने क्या पढ़ा? एल्केन बनाने की विधियां। तो एल्केन बनाने की जो विधियां अपन ने पढ़े हैं, उन विधियों में आपको यह मिल सकता है, वहां पर आपको यह मिल सकता है, क्योंकि मेथेन बना। ठीक है, तो एल्यूमिनियम कार्बाइड को देखें तो समूह 13 आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन मेथेन को देखें तो सिलेबस। तो ये मेथेन के हिसाब से उसने दिया। तो जब एल्यूमिनियम कार्बाइड को जल अपघटित किया जाता है तो इस क्रिया में क्या बनती है? मेथेन बनती है। मेथेन आंसर राइट हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल था। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। HCN का जल अपघटन आपको क्या देता है? HCN का जल अपघटन आपको क्या देता है? तो यहां पर ये ले लिया अपन ने HC ट्रिपल बॉन्ड N, इसका करना है जल अपघटन। ठीक, इसका करना है जल अपघटन। तो सबसे पहले हम जब जल अपघटन कराएंगे, साइनाइडों का जब जल अपघटन कराएंगे, तो पहले ये दोनों बंध टूट जाएंगे, ऊपर और नीचे के पाई बंध। इसकी 2 संयोजकता खाली होगी, उसकी 2 संयोजकता खाली होगी। क्या होने वाला है? इसकी 2 संयोजकताओं से ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा और इसकी 2 संयोजकताओं से नाइट्रोजन जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा H बंध C डबल बॉन्ड O और बंध NH2। क्या बन गया? एमाइड। क्या बन गया? एमाइड। और उसके बाद जब हम दोबारा जल अपघटन कराएंगे, जब हम दोबारा जल अपघटन कराएंगे तो ये बंध भी टूटेगा और ये बंध भी टूटेगा। तो क्या होगा? ये NH जो है इस H के साथ क्रिया करके NH3 बना के निकल जाएगा। ठीक है, ये NH3 बना के निकल जाएगा और ये OH उससे लग जाएगा HCOOH।
HCOOH, ये बन गया। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा बेटा, फार्मिक अम्ल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फार्मिक अम्ल। तो आपके सामने क्रिया, ये क्रिया आगे भी अपन पढ़ेंगे, जब अपन क्या पढ़ेंगे, एसिटिक अम्ल पढ़ेंगे, एसिटिक अम्ल, तब भी ये क्रिया आएगी। और अध्याय 14 में जब नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक पढ़ेंगे तब भी ये क्रिया आएगी, क्योंकि वहां साइनाइड पढ़ेंगे अपन। ठीक है ना। तो ये क्रिया 2 बार रिपीट होने वाली है आपके सामने। एक तो कहां पर, अम्लों में, जहां अम्ल को बनाने की विधि पढ़ेंगे, और दूसरा कहां पर, जहां पर अपन साइनाइडों के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। वहां दोनों जगह पे ये क्रियाएं अपने को देखने वाली हैं। तो आपको पता चल गया, साइनाइडों का जब हम जल अपघटन कराते हैं तो सबसे पहले एमाइड मिलेगा, ठीक है ना। और एमाइड के बाद फिर जब जल अपघटन कराएंगे तो क्या मिलेगा, अम्ल मिलेगा। कार्बन उतने ही रहेंगे जितने कार्बन साइनाइड में है। तो इस बात को बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो कि साइनाइड में जितने कार्बन है, जब हम उसका जल अपघटन कराएंगे उतने ही कार्बन वाला अम्ल मिलेगा। और आपको अम्ल 3 ही मिल सकते हैं, 3 ही मिल सकते हैं। या तो आपको कौन सा मिलेगा, फार्मिक अम्ल, HC ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब इससे बनेगा। या तो बनेगा क्या, एसिटिक अम्ल, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। और नहीं तो बनेगा बेंजोइक अम्ल, C6H5C ट्रिपल बॉन्ड N। ये बस बदलता रहेगा। तो इन्हीं तीनों को लेके सामने वाला आपको प्रश्न दे सकता है। चौथा अम्ल नहीं देगा, वो आपको यही देगा, ये भी कंफर्म है, ठीक है कि नहीं। तो ये बात हम समझ गए, क्लियर है, ठीक। ये जब आएगा तब मैं आपको याद दिलाऊंगा कि पेपर सेट में आया था 18 के, ठीक है। यहां पर देखो, समुद्री जल से निकाली गई धातु कौन सी है। तो समुद्री जल से सबसे ज्यादा मात्रा में यदि कोई धातु निकाली जाती है तो वो है मैग्नीशियम। याद रखना, समुद्री जल से यदि कोई सबसे ज्यादा धातु निकाली जाती है तो वो मैग्नीशियम है। और याद रखना, नमक में भी, NaCl में भी अशुद्ध के रूप में क्या पाया जाता है, MgCl2, मैग्नीशियम नहीं, MgCl2, मैग्नीशियम का लवण पाया जाता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर इसका क्या होगा, मैग्नीशियम होगा। अब प्रश्न उठता है, सर उसने धातु कहा था। यदि तुमको नहीं पता होता, यदि तुमको नहीं पता होता तो सबसे पहले तो तुम अधातु अलग कर दो। क्लोरीन अधातु है, ब्रोमीन अधातु है। 2 आंसर तो तुम्हारे पहले ही गलत हो गए। मैं कहता हूं तुमको नहीं पता, लेकिन तुम्हारे पास ज्ञान तो है कि धातु अधातु क्या होते हैं। तो क्लोरीन और ब्रोमीन अधातु है, तो इससे क्या होगा, आधा तो तुम्हारा क्लियर हो गया। अब यदि बच्चों ने इन दोनों में से देख लिया तो अपन ने कभी नहीं पढ़ा होगा कि समुद्री जल से कैल्शियम निकलता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि समुद्री जल में नमक जब निकलता है तो उसमें मैग्नीशियम का लवण भी होता है। तो हम किसके साथ जाएंगे, मैग्नीशियम। तो इस प्रकार से राइट आंसर ये आएगा। तो ये सोच के साथ काम करना पड़ेगा। धातु अधातु कभी भी पूछे पहले दूसरा अलग कर दो आप, धातु पूछा धातु अलग कर दो। समझ में आ गई बात। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। यहां पर देखा, बेंजील्डिहाइड क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करने पर क्या देता है। ये अभी अगला अध्याय जो हमारा चालू होने वाला है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड वाला, तो उसमें अभी यह क्रिया आएगी। तो सबसे पहले बेंजील्डिहाइड, बेंजील्डिहाइड का सूत्र क्या भाई, तो बेंजील्डिहाइड का सूत्र है, एक मिनट, बेंजील्डिहाइड का सूत्र, अच्छा यहां से क्लियर होगा क्यों, चलो। तो बेंजील्डिहाइड का जो सूत्र है वो है C6H5 बंध C डबल बॉन्डो H। ये बेंजील्डिहाइड का सूत्र है। इसकी क्रिया क्लोरीन से करानी है, ये करा दी है क्लोरीन से क्रिया, क्लोरीन से करानी है। इस प्रकार से क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। HCl गया, क्या बन गया देख लो। तो यहां बन गया C6H5 बंध C डबल बॉन्ड O, और बंध क्या आ गया Cl, C6H5 C डबल बॉन्ड O बंध Cl। तो ये हो गया बेंजोइल क्लोराइड। क्या बन गया ये, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड। यदि बात करें बेंजोइल क्लोराइड को हम कहां कहां उपयोग करते हैं, तो बेंजोइल क्लोराइड को मैं आपको याद दिला दे रहा हूं, शाटन बामन अभिक्रिया में भी अपन ने लिया था, ठीक है ना, जहां पर बेंजोइल क्लोराइड की अभिक्रिया अपन ने फिनॉल के साथ कराई थी NaOH की उपस्थिति में, ठीक है ना, जहां पर फेनिल बेंजोएट बना था शाटन बामन अभिक्रिया में। दूसरी रोजनमुंड अभिक्रिया में भी हम बेंजोइल क्लोराइड मतलब अम्ल क्लोराइड लेते हैं और इसका क्या कराते हैं, अपचयन कराते हैं, जिससे एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। तो ये अपने को याद होना चाहिए। तो चलिए ये बात समझ में आती है, इस क्रिया में बेंजोइल क्लोराइड बनेगा। अब देखो वो बेंजिल लिखा है, ठीक है ना, और यहां पर क्या है बेंजोइल, तो हम किसके साथ जाएंगे, बेंजोइल क्लोराइड के साथ जाएंगे। क्या हो गया, 2 जगह बेंजोइल है, अच्छा ये बेंजाइल है, बेंजोइल उसके साथ जाएंगे। तो राइट आंसर ये आएगा बेंजोइल क्लोराइड। एक बार चेक कर ले, पेपर सेट खुला है, कौन सा आंसर सही हो रहा है, बी नंबर ना, हाँ। तो ये देखो जरा जरा में अंतर, मतलब अपन बेंजल क्लोराइड, बेंजोइल और बेंजाइल, ठीक है,
तो ये वाला सही आएगा। अब प्रश्न उठता है ये क्या है सर, तो याद रखना बेंजल में 7 कार्बन होंगे। यहां पर कितने कार्बन होंगे? 7। और इन दोनों में से कोई ये गलत दिया है, क्योंकि एक होता है बेंजिल और एक होता है बेंजल। बेंजिल में होते हैं 7 कार्बन, ठीक है ना, बेंजिल में होते हैं 7 कार्बन, और बेंजल में होते हैं कितने कार्बन? 8 कार्बन। ठीक, बेंजॉइल कितने कार्बन हो गए? 6 यहां पर, ठीक है ना। यहां पर बेंजिल होता 7 कार्बन और बेंजल होता तो कितने कार्बन? 8 कार्बन। इन दोनों में से कोई ये गलत है। ठीक, तो ये तो मुझे सही लग रहा है, यही मुझे गलत लग रहा है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा बेंजॉइल क्लोराइड। ठीक है, याद रखिएगा, अपने को सही से मतलब है, तो इस तरीके का भी क्रिया होगी और ये राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखते जाइएगा। ऑर्गेनिक में ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूं है। ये देखिए, ये जो प्रश्न आया कितना सरल है। क्या लिखा हुआ है इस प्रश्न में? लिखा है कि 1/1000 N KOH, 1/1000 N KOH विलयन का pH मान कितना होगा? ठीक है, तो यहां पर तुमको याद है इसमें और भी दिया गया है। इसमें एक ऑप्शन सी जो है शायद कितना है उसमें, देखो 2 दिया है क्या, और एक में 10 की घात ऋण 11 दिया है, ऐसा ही कुछ है। हाँ, ये है। अब इसका pH निकालना है। यार कितना सरल है बताओ, है ना। अपन ऐसे pH को तो मौखिक निकाल लेते हैं कि नहीं। क्या क्या देखना पड़ता है अपने को? सबसे पहली बात अम्ल की क्षार ये देखना पड़ता है, और नीचे कितने जीरो हैं ये देखना पड़ता है। सही बात है कि नहीं। तो यहां पर अपने को दिया है क्षार दिया है, और कितने जीरो दिए गए हैं? 3 दिया गया है। 14 में से 3 घटाएंगे, राइट आंसर क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। और यदि यहां पर HCl लिखा होता तो कितने जीरो हैं? 3, तो pH मान कितना आ जाता? 3 आ जाता। 3 भी दिया है, सही बात है कि नहीं। तो वहां पर सामने वाला इसको चेंज करके नया प्रश्न बना सकता है, ऑप्शन तो वही रख सकता है। तो इस तरीके से ये हुआ। आगे चलते हैं, ये हैं उसके 2 ऑप्शन। ये देखो क्या लिखा है इसमें। लिखा है जब एक एल्काइल हैलाइड को एल्कोहल में परिवर्तित करना हो। एल्काइल क्लोराइड मतलब होता बेटा अम्ल क्लोराइड। जब एक अम्ल क्लोराइड को काय में परिवर्तित करना हो, हैलाइड में नहीं, किसमें? एल्कोहल में परिवर्तित करना हो। तो जहां तक मुझे याद है ये क्रिया मैंने तुमको बताई है इस टाइप की, और ये क्रिया फिनॉल की अभी क्रियाओं में है। डाउ विधि याद है तुमको? डाउ विधि याद है, जिसमें क्या करते हैं? अम्ल मतलब क्लोरोबेंजीन को काय में चेंज करते हैं? एल्कोहल में चेंज करते हैं। भूल गए क्या? डाउ विधि याद करो अच्छे से, इसलिए विधियों को याद होना चाहिए, विधियां याद रहनी चाहिए। ये उसी विधि का सब्स्टिट्यूशन है। ये कह रहा है जब एल्काइल क्लोराइड मतलब चेक करना चाह रहा था मैं कि कहीं मिस्टेक तो नहीं दिया है। तो यहां पर एल्काइल मतलब सामने वाला कहना चाह रहा है क्या? एल्किल। एल्काइल हैलाइड मतलब एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड मतलब आ गया R बंध X, और इसको एल्कोहल में परिवर्तित करना है। तो इसके लिए इसकी क्रिया किसके साथ करानी पड़ेगी? तो NaOH के साथ करा दो। याद करो, डाउ विधि याद आई? डाउ विधि में ऐसे ही था। डाउ विधि में अपन ने C6H5Cl की क्रिया किसके साथ कराई थी? NaOH के साथ, ठीक है ना। और इस क्रिया में क्या निकल गया था? NaCl, और क्या बन गया था? फिनॉल। याद है? उसी क्रिया का सब्स्टिट्यूशन है ये, ठीक है ना। इस क्रिया में भी सेम कंडीशन, अपन ने वहां पर जो मतलब फेनिल क्लोराइड लिए थे उसकी जगह पे एल्किल क्लोराइड ले लिया। क्रिया तो वही होनी है, क्या? सीधे सीधे NaX, और ये बन गया ROH। ठीक है कि नहीं। तो यहां पर देखो कौन सी क्रिया हो रही है, यहां पर हो रही है क्या? विलोपन की क्रिया हो रही है, विलोपन की हो रही है क्या? विहाइड्रोजनीकरण तो हो ही नहीं रहा है, योग तो हो ही नहीं रहा, क्या हो रहा है? प्रतिस्थापन हो रहा है। कैसे प्रतिस्थापन? सोडियम आ गया इसकी जगह पे, ये चला जाएगा उसकी जगह पे, ठीक है। इस प्रकार से क्रिया होगी, तो इसको क्या नाम देंगे अपन? प्रतिस्थापन अभिक्रिया नाम देंगे, ठीक है। याद रखिएगा, प्रतिस्थापन। सोडियम आके OH आकर के किसकी जगह पे बैठ जाएगा? सोडियम बोल दिया था मैंने, गलत हो गया। यहां पर ये जो OH है ये आकर के X की जगह पे बैठ जाएगा, और X जाके सोडियम की जगह पे। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, हुआ क्या है? हुआ ये है कि OH जो है वो आ गया है X की जगह पे,
और X चला गया है OH की जगह पे, तो इसको क्या कहेंगे? प्रतिस्थापन। इसको और अच्छा नाम दे सकते हैं द्विविस्थापन। द्विविस्थापन, एक ने दूसरे का, दूसरे ने पहले का विस्थापन किया है, तो इसको नाम देते हैं द्विविस्थापन, लेकिन वो लिखा नहीं। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से ये क्रिया हुई। आगे चलते हैं। नाभिक जिसमें 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक, नाभिक जिसमें 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं, नाभिक में 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं, तो तुमको मालूम है कि प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन बोला ना उसने, तो प्रोटॉन, प्रोटॉन बराबर से क्या होता है तुम सब जानते हो? प्रोटॉन बराबर से होता परमाणु क्रमांक, यही होता कि नहीं? इलेक्ट्रॉन बराबर भी क्या होता है? परमाणु क्रमांक। नाभिक में जितने, नाभिक में सॉरी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नाभिक में उतने ही प्रोटॉन होंगे। ठीक है ना? तो 6 प्रोटॉन उसके पास होंगे जिसका परमाणु क्रमांक 6 हो, और 6 परमाणु क्रमांक किसका है? कार्बन का है। कितना सरल था, बन जाता। अच्छा, और यदि न्यूट्रॉन भी पूछ लेता, यदि यहां पर उसने न्यूट्रॉन पूछा होता, प्रोटॉन की जगह पे न्यूट्रॉन पूछा होता, तो भी कार्बन सही होता, तो भी कार्बन सही होता। कैसे? कार्बन का 12 परमाणु भार है और 6 परमाणु क्रमांक है, 12 में से 6 गए तो क्या आ जाएगा? ठीक है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन भी पूछा होता तो ये, तो भी यही सही होता, सब में ये सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। ऑक्सीकरण पर एल्डिहाइड कौन देता है? ऑक्सीकरण पर एल्डिहाइड कौन देता? अभी अभी हमने एल्कोहल पढ़ा हुआ है, पढ़ा ऑर्गेनिक में, और अपन ने लिखा है कि एक एल्कोहल, जरा ध्यान से समझना, एक एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण होता है, ठीक है ना, एक एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण होता है तो वो अपने को देता है एल्डिहाइड। ठीक है, कौन सा एल्कोहल? 1 डिग्री एल्कोहल मतलब प्राथमिक एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल मतलब प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो एल्डिहाइड देता है। और जब इस एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है, और जब इस एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है तो ये उतने ही कार्बन वाला क्या दे देता है? अम्ल दे देता है, उतने ही कार्बन वाला अम्ल दे देता है। तो ऑक्सीकरण पर एक एल्डिहाइड क्या देगा? तो यार एल्डिहाइड ऑक्सीकरण पर हमेशा क्या देगा? अम्ल देगा, और उतने ही कार्बन वाला अम्ल देगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, उतने ही कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल देगा। क्या एमीन देगा? नहीं। क्या एल्कोहल देगा? नहीं। क्या कीटोन देगा? नहीं। क्या देगा? अम्ल देगा, एक एसिड। ठीक, अब देखो कितना सरल है ना, बिल्कुल सरल था। कॉपी से आ रहा है? कॉपी से है? कई लोगों का नंबर कम आ जाते तो घर में जाके क्या बताया, सर पढ़ाए थे एक भी नहीं आया, कुछ नहीं फंसा उनने जो पढ़ाया। अब तुम देखो, ठीक है ना? तो इसलिए कभी भी दूसरे की कमी मत बताओ, तुमने कहां गलती कर दी ये देखो, ठीक है ना? क्योंकि यदि हम दूसरे की कमी देखेंगे तो हम अपने आप को कभी नहीं सुधार पाएंगे। इसलिए जरूरी अपनी कमी देखो कहां रह गई, उसको सुधार करो तो फिर सही है। ये देखो क्या लिखा है, कितना सरल क्वेश्चन। ये कहां से आया मालूम है ना? जैवणु से आया है, जैवणु। इंसुलिन एक हार्मोन है जो रासायनिक रूप से है, तो आप जानते हैं, इसको बायोलॉजी में भी तुमने पढ़ा हुआ है कि इंसुलिन जो है वो 51 एमिनो अम्लों, ठीक ना, का बना एक कौन सा हार्मोन है? प्रोटीन हार्मोन है, ठीक है ना, प्रोटीन हार्मोन है। ठीक है, तो यहां पर साफ साफ लिखा प्रोटीन हार्मोन। मैंने तुमको बिल्कुल हार्मोन वाले चैप्टर में साफ साफ अलग अलग बताया है कौन सा प्रोटीन हार्मोन है, कौन सा क्या कहना चाहिए स्टीरॉइड हार्मोन है, सब लिखवाए हूँ अलग अलग, वो गलती नहीं होनी चाहिए। कौन पेप्टाइड है, सब पढ़े अपन, तो ये गलती ना हो, इसलिए रिवीजन जरूरी है कॉपी में पढ़ाए गए टॉपिक्स का। ठीक है, चलिए तो ये हो जाता है। आगे चलते हैं, आगे देखो क्या लिखा है। कांसा एक मिश्र धातु, तो मैंने 2 मिश्र धातु इसमें लिखा, कांसा, कांस्य एक मिश्र धातु, तो कांसे में क्या होता है? तांबा धन टिन, तांबा धन टिन, ठीक है ना। यहां पर तांबा और जस्ता मिलकर के क्या बनाते हैं? पीतल, और तांबा और टिन मिलकर के क्या बनाते हैं? कांसा। साफ साफ बताया गया आपको, ठीक है, लिखवाया भी गया है। और मिश्र धातु मैंने आपसे कही थी कि और लिख लेना, तो लिख लिए होंगे आपने। हाँ, इंपॉर्टेंट वाली जो निशान लगा के मैंने दी थी, उनमें एक जर्मन सिल्वर भी थी, याद है ना? ये देखो क्या प्रश्न कह रहा है, एक तत्व के नाभिक में 19 प्रोटॉन है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? ठीक, एक तत्व के नाभिक में 19 प्रोटॉन है, संयोजकता पूछ रहा है,
तो जब तुमको नाभिक में प्रोटॉन दे दिया है तो तुम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लो। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है ना, 3d0 और उसके बाद यह जाएगा 4s1। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया। अब तुमको क्या करना है, तुमको ये देखना है कि सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन है। मैंने बताया बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता एक, बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता 2, बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता 3, 4 इलेक्ट्रॉन तो 4, तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, एक, तो संयोजकता कितनी हो गई, एक। ठीक है, ये कौन कह रहा है, मानसी पटेल, डी भी कह रहा है, अच्छा डी और एक, ठीक है समझ गया, डी का एक, वो ये कहना चाह रही, बिल्कुल सही है। तो फटाक से उत्तर आना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, बिल्कुल प्रश्न देखते ही उत्तर समझ में आ जाना चाहिए कि क्या होगा। ये देखो, हमने इससे बहुत कठिन नाम पढ़े, इसने कितना सरल दिया है, लेकिन दिक्कत क्या है, नाम बनाने के लिए पहले स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। तो देखो स्ट्रक्चर क्या दिया है, यहां पर दिया है ये CH और इस कार्बन से 3 मैथिल जुड़े हुए, इस कार्बन से 3 मैथिल जुड़े हैं, तो ये आ गया CH और इस कार्बन से 3 मैथिल जुड़े हैं, ये आ गया एक मैथिल, ये आ गया दूसरा मैथिल, ये आ गया तीसरा मैथिल। अब हमसे पूछ रहा है इसका रासायनिक नाम क्या होगा, तो बड़ा सरल है यार, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, 2 मैथिल प्रोपेन, दूसरे नंबर पर कौन है, मैथिल, 2 मैथिल और क्या आएगा, प्रोपेन, तो ये आ गया 2 मैथाइल प्रोपेन। आया कि नहीं आया, ये CH दिया है तो ये CH हो गया, और इस C से कितने CH3 लगे हैं, 3, एक CH3 2 CH3 3 CH3, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, ये कर लिए, कितने कार्बन है, 3 कार्बन को प्रोपेन, और प्रोपेन जैसे ही आया तो ब्यूटेन गलत हो गया, मीथेन गलत हो गया, एथेन गलत हो गया, राइट आंसर क्या आ गया, प्रोपेन, और दूसरे पर मैथिल लगा, 2 मैथिल प्रोपेन। कितना सरल है बताओ। ठीक, तो बहुत सरल क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन हो गए, 13 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, देखो ईथर में जो ऑक्सीजन परमाणु है वो कैसा होता है, ईथर में जो ऑक्सीजन परमाणु है वो कैसा होता है, तुलनात्मक रूप से निष्क्रिय, कि फिर सक्रिय, कि बहुत सक्रिय, कि स्थान लेने योग्य, किस प्रकार का होता है। तो पहले हम ईथर के ऊपर चर्चा करेंगे। आर बंध ओ बंध आर, ये ईथर होता सभी जानते हैं, और आप जानते हैं ईथर में ऑक्सीजन के साथ, ईथर में ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, 2 एल्किल समूह होते हैं, और आप जानते हो कि एल्किल समूह जो होते हैं वो क्या करते हैं, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव दर्शाते हैं। क्या दिखाते हैं, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के कारण से क्या होता है, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के कारण से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा इस तरफ खिंच जाते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ खिंच जाते हैं, तो इसके जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता थी उतने इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाते हैं, इसका अष्टक क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। और ऐसी स्थिति में अब ये इनकी तुलना में कैसा हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, इनकी तुलना में निष्क्रिय हो जाता है। याद रखिएगा, ये जो ऑक्सीजन परमाणु है, ये जो ऑक्सीजन परमाणु है, ये दोनों तरफ 2 एल्किल समूहों से एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता अपना अष्टक पूरा करने के लिए। ये एल्किल समूह भी बड़ी सरलता से इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के कारण, कि भैया तू ही अपने पास खींच ले। इससे क्या होता है, इसको जो क्रिया करनी थी, इलेक्ट्रॉन चुपचाप इसको मिल जाते हैं, और ये रासायनिक रूप से क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है इन दोनों की तुलना में। लेकिन अब इनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या आ गई है, कमी, तो ये ज्यादा सक्रिय हो गए, ये ज्यादा सक्रिय हो गए, आ रही बात समझ में, लेकिन उसकी जो कमी थी वो पूरी हो गई, तो वो निष्क्रिय हो गया ऑटोमेटिक। तो इस तरह से तुलनात्मक रूप से क्या होगा, निष्क्रिय। ऐसे क्वेश्चन थोड़ी दिक्कत पैदा करते हैं, ठीक है, लेकिन अच्छे से समझते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो क्या कह रहा, बहुत सरल क्वेश्चन। ये प्रश्न हमसे कह रहा है एक विद्युत धारा नहीं होती, विद्युत धारा होती, विद्युत धारा निम्नलिखित के जलीय विलयन के माध्यम से पारित किया जाता है, मतलब गुजारी जाती है, तो इनमें से कौन सा विघटित होगा। यदि इन चारों में से विद्युत धारा को गुजारा जाए, इन चारों के विलयन में से विद्युत धारा को गुजारा जाए, एथिल एल्कोहल से विद्युत धारा को गुजारा जाए, सिल्वर नाइट्रेट से विद्युत धारा को गुजारा जाए, ग्लूकोज से या यूरिया से विद्युत धारा को गुजारा जाए, कौन टूटेगा, कौन टूटेगा। टूटेगा वही जो विद्युत अपघट्य होगा, टूटेगा वही जो विद्युत अपघट्य होगा। क्या एथिल एल्कोहल विद्युत अपघट्य है, क्या ग्लूकोज विद्युत अपघट्य है, क्या यूरिया है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये विद्युत अपघट्य है AgNO3। ठीक,
यदि आप क्या कर रहे हैं, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो वही विलयन टूटेगा, मतलब धन और ऋण में विभक्त होगा, जो विद्युत अपघट्य होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रोलाइट कौन है? सिल्वर नाइट्रेट। सीधी सी बात है। तो यदि इन चारों में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती तो केवल यही टूटता, क्योंकि आयनिक यौगिक का होना जरूरी है ना, तभी तो एनोड के पास ऋणायन और कैथोड के पास धनायन गति करेंगे, नहीं तो काय को गति करेंगे। अब ये विद्युत अपघट्य है ही नहीं तीनों, सही बात है कि नहीं? तो इसलिए सिल्वर नाइट्रेट राइट आंसर होता है। विद्युत अपघट्य को पहचानना जरूरी है। कितना सरल क्वेश्चन था ये रिपीट हो गया है ना। देखो सारे क्वेश्चन कॉपीज हैं। क्या लिखा हुआ है? SO2 में ब्लीचिंग गुण मतलब विरंजक गुण किसके कारण से होता है? बताओ जरा संगीता। SO2 में विरंजक गुण किसके कारण से होता है? अम्लीय गुण के कारण, अपचायक के कारण, आक्सीकारक के कारण, कि क्षारीय गुण के कारण? अम्लीय गुण के कारण। क्या बात। इसी से पता चलता है कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। कितने लोगों को पता? हाथ उठाएं। 7-8 लोगों को पता है। हाँ, क्षारीय गुण के कारण। हा, हाथ उठाएं फिर से। हाँ, अपचायक गुण के कारण से रे। अपचायक, कानो कान तुम्हें बताया हूं मैंने और बारंबार लिखवाया हूं कि SO2 याद रखना अपचयन द्वारा विरंजन करती है, जो कि कैसा होता है? अस्थायी होता है। और Cl2 ऑक्सीकरण द्वारा विरंजन करती है, जो कि कैसा होता है? स्थायी होता है। अब कॉपी में लिखा हुआ क्वेश्चन आ जाए और तुम ना पढ़ो तो कितनी बड़ी गलती होगी तुमसे। ठीक है ना। तो SO2 अपचयन द्वारा विरंजन करती है और जो कि कैसा होता है? अस्थायी होता है। साफ साफ लिखवाया हूं रे, समूह 16 में लिखवाया हूं। आई बात समझ में? और समूह 17 में अलग से। सबसे अधिक अपचायक कौन है इनमें? सबसे अधिक अपचायक कौन है? तो तुमको मालूम है कि प्रबल अपचायक जो है, तुमको मालूम है कि प्रबल अपचायक जो है वो कहां रखे गए हैं? प्रबल अपचायक कहां रखे गए हैं? वर्ग 1 में रखे गए हैं। क्षार धातु वाले वर्ग में रखे गए हैं, वर्ग 1 में रखे गए हैं, जहां पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम मौजूद है। ठीक है ना। यदि बात की जाए इन चारों की प्रतियोगिता होती तो प्रबल अपचायक कौन होता? यदि इन चारों की प्रतियोगिता होती, पांचों की, तो प्रबल अपचायक सीजियम होता। लेकिन इनकी प्रतियोगिता नहीं हुई है, अलग अलग तत्वों की हुई है। एक एल्यूमिनियम आ गया समूह 13 का, ठीक है, एक ब्रोमीन आ गया 17 का, एक मैग्नीशियम आ गया 12 का, और एक पोटेशियम आ गया कितने का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रबल अपचायक तत्व जो है वो वर्ग 1 के हैं। क्या चीज? 2 ही तो लिखा था, 12 कौन लिख दिया वहां? तुम लोग ना डंडी खींच देते हो जबरदस्ती में, मेरा नाम लगा देते हो। तो यहां पर एल्यूमिनियम 13, ब्रोमीन 17, मैग्नीशियम वर्ग 2, और उसके बाद वो परमाणु क्रमांक 12 है उसका, है ना, और पोटेशियम वर्ग 1। तो राइट आंसर क्या आएगा? प्रबल अपचायक तत्व वर्ग 1 में है। लेकिन यदि ये आ जाते आपस में तो नीचे वाला ज्यादा अपचायक होता, ऊपर वाला क्या होता? कम। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो ये बहुत सरल था। आगे चलते हैं। देखो क्या लिखा है। निम्नलिखित में सबसे हल्की गैस कौन है? तो जिसका वजन कम होगा वो हल्की होगी। नाइट्रोजन की बात करें N2 की तो कितना है? 28। हाइड्रोजन की बात करें H2 की तो कितना? 2। मेथेन की बात करें CH4 तो कितना हो जाएगा? 16। और ऑक्सीजन की बात करें O2 तो कितना हो जाएगा? देख लो सबसे हल्का कौन है। तो सबसे हल्का हाइड्रोजन। ठीक है ना। हाइड्रोजन यदि मैं H की बात करूं तो भी वो हल्का है, और H2 की बात करूं तो भी हल्का है। उसने हाइड्रोजन, उसने हल्की गैस बोली है, तो ये गैस नहीं है, ये गैस नहीं है। गैस कौन है? H2। ये तो हाइड्रोजन परमाणु। आ रही बात समझ में? तो इस प्रकार से आप देख सकते हो इनमें सबसे कम वजन किसका है? सबसे कम वजन हाइड्रोजन का है। तो राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ये भी समझ गए हम। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विस्फोटक है? बताओ राजनंदिनी, कौन विस्फोटक है इनमें से? नाइट्रोबेंजीन। हाँ जया, ऋतु,
नाइट्रोबेंजीन। स्नेहा, नाइट्रोबेंजीन। संयोगिता दूसरा, हाँ दूसरा। निर्जला दूसरा। अब यहां पर नाइट्रोबेंजीन गलत आंसर है। नाइट्रोबेंजीन विस्फोटक नहीं है, ट्राई नाइट्रोबेंजीन विस्फोटक है। टीएनटी, सॉरी टीएनबी और टीएनटी याद है, लिखवाया हूं। टीएनबी ट्राई नाइट्रोबेंजीन विस्फोटक है, नाइट्रोबेंजीन नहीं, वो तो मीरबेन का तेल है। ठीक है, तो ये तो गलत आंसर है। ठीक, और लेड नाइट्रेट तो है ही नहीं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड तो है ही नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? अमोनियम नाइट्रेट और एल्यूमिनियम पाउडर NH4NO3 और Al का जो मिश्रण है वो है विस्फोटक। बहुत सारे, क्या 90% से ज्यादा लोगों ने इस पर टिक लगाया होगा, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है ना, जबकि नाइट्रोबेंजीन विस्फोटक नहीं है, ट्राई नाइट्रोबेंजीन या ट्राई नाइट्रोटोलुइन क्या है? विस्फोटक है। तो यह गलत उत्तर है, राइट आंसर वही है, अमोनियम नाइट्रेट और एल्यूमिनियम पाउडर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितना सरल है। नाइट्रोजन, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड हास्य गैस के रूप में है? तो हम कहेंगे नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये हास्य गैस के रूप में पाया जाता है। इस गैस को सूंघते ही हंसी आने लगती है। ठीक है ना, मनोदशा ऑटोमेटिक, आदमी ना चाहते हुए भी हंसेगा। ठीक है, तो ये जो है ये हास्य गैस का कमाल है, हंसाने वाली गैस। ये लो, उत्तर भी आ गया इसमें। तो क्या चाहिए इससे ज्यादा और तुमको? निम्नलिखित में कौन सा पुरातात्विक निष्कर्षों के साथ डेटिंग में प्रयोग किया जाता है? मैं तुमको बता दूं, पुरातात्विक निष्कर्ष मतलब होता है जीवाश्म की आयु। ठीक है, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए मैंने तुमको साफ साफ बताया है, कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है और इस विधि का नाम है कार्बन डेटिंग। इस विधि का नाम है कार्बन डेटिंग, याद रखिएगा। ठीक, जीवाश्म की आयु मतलब पुरातात्विक निष्कर्ष मतलब जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है और इसे कार्बन डेटिंग के नाम से जानते हैं। तो कार्बन 14 आपके सामने है। ठीक, यह कार्बन का समस्थानिक है, क्योंकि हमारा कार्बन कौन सा होता है? C6H12, याद है ना, और यह है C6H14, तो यह समस्थानिक है, क्रमांक समान है। ठीक, आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु कभी कभी प्रकृति में मूल अवस्था में, मूल रूप में पाई जाती? मूल रूप मतलब बेटा होता स्वतंत्र रूप। कौन सी धातु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो तुम्हें पता होना चाहिए, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली जो मुख्य धातुएं हैं उनमें चांदी, सोना, ठीक है ना, प्लेटिनम, ये तो है ही, लेकिन इनके साथ साथ कॉपर भी एक धातु है जो प्रकृति में किस अवस्था में पाई जाती है? स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, मूल अवस्था में पाई जाती है। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कभी कभी प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो हम कहेंगे ये उत्कृष्ट धातुएं हैं, सोना, चांदी और प्लेटिनम। ये तो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में मिलती है, अपन ने पढ़ा भी है, 10वीं में भी ये प्रश्न पढ़ा है और जहां तक 12वीं में भी ये प्रश्न है कि सोना, चांदी और क्या कहना चाहिए, प्लेटिनम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि इन पर वायु का, इन पर जल का, अम्ल का, क्षार का, लवण का, किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसी स्थिति में ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये तो ठीक है, लेकिन इनके साथ ये लिखा है, देखो क्या लिखा है, कभी कभी, तो कभी कभी कॉपर भी मिल जाता है। ठीक, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या होगा? कॉपर है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। क्लियर? आगे चलते हैं, क्या लिखा है देखो, निम्नलिखित में से कौन सी गैस कम से कम रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाती? कम से कम, नहीं के बराबर क्रियाशीलता दिखाती। ठीक, क्या अमोनिया? नहीं, अमोनिया तो क्रियाशील है, जैसे ही पानी में डालो घुल जाती। ठीक, मेथेन क्रियाशील है, ठीक है ना, जलाने पर तेजी से जलती है। ठीक, आर्गन, आर्गन कौन सी गैस है? निष्क्रिय गैस है। तो यदि गैसों में सबसे कम क्रियाशीलता किन्हीं गैसों की है तो वो वर्ग 18 की, और वर्ग 18 में कौन है? आर्गन। तो सीधी सी बात है, आर्गन जो है वो कम से कम क्रियाशीलता प्रदर्शित करेगी। हाइड्रोजन सल्फाइड भी एक क्रियाशील गैस है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, स्टार्च का उपयोग निशान के पता लगाने के लिए संकेतक के रूप में किया जाता है।
स्टार्च का उपयोग निशान के पता लगाने के लिए संकेतक के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। रक्त में यूरिया, रक्त में प्रोटीन, जली विलयन में ग्लूकोज, जली विलयन में आयोडीन, तो आएगा जली विलयन में, क्योंकि तुम जानते हो स्टार्च कौन सा परीक्षण देता है, आयोडीन परीक्षण, ठीक है ना। स्टार्च जो है आयोडीन परीक्षण देता है, ठीक है ना। क्या किया जाता है, जब किसी पत्ती में स्टार्च होता है, जब किसी पत्ती में क्या करना हो, स्टार्च का परीक्षण करना हो, पहले तो उस पत्ती में एक गोला बना लो, उस पत्ती में एक गोला बना लो, और गोला बनाने के बाद इसमें आयोडीन विलयन डाल दो, यहां पर काला नीला रंग आ जाएगा, ठीक है ना। कौन सा रंग आएगा, काला नीला, दिखेगा काला लेकिन हल्का हल्का नीले नीले टाइप का आभास होगा, तो हम कहेंगे यहां पर स्टार्च की उपस्थिति प्रदर्शित हो जाएगी जब हम आयोडीन विलयन यहां पर डालेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से पता चल गया कि स्टार्च का उपयोग निशान के पता लगाने के लिए संकेतक के रूप में किया जा सकता है जली विलयन में आयोडीन का, ठीक है। तो स्टार्च का परीक्षण देगा आयोडीन, और आयोडीन की पहचान हम कर सकते हैं स्टार्च के माध्यम से, ठीक है ना। जैसे आपको दिया गया कि यार ये मैंने तुमको विलयन दिया है, तुम कैसे पता लगाओगे कि ये आयोडीन का विलयन है, ठीक है। सिंपल सा तरीका है, एक पत्ती लो, एक घेरा बनाओ, उसमें उस विलयन की बूंद डालो, काला नीला रंग आ गया, आयोडीन का विलयन है। नहीं आया, नहीं है, क्योंकि पत्ती में तो स्टार्च है और स्टार्च आयोडीन से क्रिया करके काला नीला रंग देता है, तो दोनों की उपस्थिति का पता चल जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से यहां पर ये हमें पता लग जाता है। आगे चलते हैं, देखो क्या सरल क्वेश्चन है, कॉपी से हैं सारे प्रश्न ये वाले। क्या लिखा, उच्चतम प्रथम आयनन विभव है। आयनन विभव किसको कहते हैं, बाह्यतम कोश के एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा हमें देनी पड़ती है, ठीक है ना, तो उसे ही हम किस नाम से जानते हैं, आयनन विभव के नाम से जानते हैं। तो हमने पता लगा लिया किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा हमें देनी पड़ती है उसे हम प्रथम आयनन विभव के नाम से जानते हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉन निकालना किसका कठिन है, वर्ग 18 के तत्वों का, उनका आयनन विभव सर्वोच्च होता है। उसके बाद फिर किसका, जिसका आकार छोटा होगा उसका नाभिकीय आकर्षण ज्यादा होगा। उसके बाद फिर किसका, जिसका कक्षक भरा हुआ है। उसके बाद फिर किसका, जिसका कक्षक आधा भरा हुआ है, ठीक। तो यदि बात की जाए कार्बन की, यदि बात की जाए कार्बन की, तो कार्बन के पी कक्षक में मात्र कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बताऊंगा, सबको पता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन के पी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, 1 2 3 और 1 4, ये होता है 2p4, ये होता है 2p2, ठीक। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, 2p3, इसके पी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3। और बोरान का परमाणु क्रमांक कितना है, 5, ठीक है ना। बोरान का परमाणु क्रमांक, बोरान 5 है ना, बोरान का 5 है, तो बोरान का पी कक्षक जो है वो कैसा है, पूरा खाली, ठीक। नियमानुसार उच्चतम प्रथम आयनन विभव वाला तत्व है, प्रथम आयनन विभव उच्चतम। एक गलती हो रही मेरे से, 2p1 आएगा, एक गलती हो रही, 5 है, ठीक है, तो यहां पर आएगा 2p1, ठीक है। अब देख लो एस कक्षक का तो रोल ही नहीं, अब देख लो ये सारे इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में, ठीक, कोई भी पूरा भरा नहीं है, और आधा भरा कौन सा है, नाइट्रोजन। तो राइट आंसर क्या जाएगा, क्योंकि अर्धपूरित कक्षक बहुत ज्यादा स्थायी अवस्था में होते हैं पूर्ण पूरित के बाद। पूर्ण पूरित के बाद यदि कोई स्थायी अवस्था में है तो वो अर्धपूरित है, और अर्धपूरित कक्षक याद रखना है, अर्धपूरित कक्षक जो है हम ध्यान रखेंगे वो इलेक्ट्रॉन निकलने पर बहुत ज्यादा ऊर्जा लेते हैं, ठीक है, स्थायी अवस्था में होते हैं, इसलिए नाइट्रोजन हम कहेंगे बहुत ज्यादा स्थायी है। बहुत सारे लोग ऑक्सीजन के साथ चले जाते हैं इस प्रश्न में, लेकिन गलत हो जाता है। ये देखो दूध कोलाइडी प्रणाली है, बिल्कुल सही बात है, दूध कोलाइडी विलयन है, जिसमें क्या होता है, वसा पानी में परिक्षिप्त होती है, एक दूसरे में वसा और पानी परिक्षिप्त होते हैं, ठीक है ना, पानी में वसा परिक्षिप्त होती है, पानी में वसा परिक्षिप्त होती है, ठीक। और नहीं तो अगला पॉइंट क्या है, वसा विलेय है, ऐसा ही कुछ है,
ऐसे ही कुछ है ना। तो अब यहां पर हम देखते हैं, लाइट बंद है क्या? अभी बंद हुई कि पहले से बंद है? पहले से। पंखा बंद कर दो, सिस्टम अब भी बंद हो जाएगा। कितनी देर से बंद है? जब तुम आए थे तब बंद थी क्या? जब तुम आए थे तब चालू थी लाइट? वो बीच उसका चालू कर दो। चालू? अरे यार, चलो। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? दूध कोलाइडी प्रणाली है, जिसमें क्या होता है, तो जिसमें हम जानते हैं वसा जो है वो पानी में क्या होती है, परिक्षिप्त होती है। क्योंकि दूध में ध्यान रखिएगा पानी ज्यादा मात्रा में होता है और वसा किस मात्रा में होती है, कम मात्रा में होती है। ठीक है ना। तो वसा में याद रखिएगा, वसा में, एक मिनट गलती हो रही है, वसा में, अच्छा हाँ यार सॉरी गलती हो रही, वसा में, हाँ गलती हो रही, पानी में वसा परिक्षिप्त होती है, ये गलत है। ठीक है ना, पानी में वसा परिक्षिप्त होती है। दूध में जो है पानी ज्यादा मात्रा में होता है, वसा कम मात्रा में होती है, तो पानी में वसा परिक्षिप्त होती है, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये राइट आंसर है, बाकी ये सब कैसे हैं, गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक, अमोनियम साइनेट। प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक यौगिक जो बना था वो था यूरिया, जिसको बनाया था एफ वोलर ने। प्रयोगशाला में जो पहला कार्बनिक यौगिक बना था, ठीक है ना, वो यूरिया था और उसको बनाया गया था एफ वोलर ने, और इसी क्रिया के द्वारा बनाया था। उन्होंने लिया था अमोनियम साइनेट NH4NCO, अमोनियम साइनेट NH4NCO, और उसके बाद यहां पर इसको उन्होंने क्या किया था, गर्म, और गर्म किया था तो इस क्रिया में बन गई थी यूरिया NH2CO NH2, NH2CO NH2। ठीक है, पहला कार्बनिक यौगिक। अमोनियम साइनेट को गर्म करने पर यूरिया बनी थी। नाइट्रोजन कितने हैं? दो, हाइड्रोजन 4, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, राइट है। अब इसके बाद, ठीक है ना, उसने क्या कहा है, अमोनियम साइनेट या यूरिया को गर्म करने पर हमें क्या मिलता है? तो भैया अमोनियम साइनेट को गर्म करने पर तो यूरिया मिलती, लेकिन यदि तुम यूरिया को भी गर्म कर दोगे, तो क्या होगा? तो यहां पर NH2 बंध CO बंध NH2 धन NH2 बंध CO बंध NH2। ठीक है, ये क्रिया होगी। इस क्रिया में ये NH2 इस हाइड्रोजन के साथ या ये NH2 इस हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके और क्या बना लेगा, NH3। इस प्रकार इस क्रिया में क्या निकल जाएगा, NH3 निकल जाएगा। यहां से एक नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन निकल जाएंगे। अब क्या होगा जरा देखना, यहां पर आ जाएगा NH2 बंध क्या आ जाएगा, CO, फिर यहां पर अपन ये मान लेते हैं कि ये वाला नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल गया। फिर यहां पर क्या आ जाएगा भाई, यहां पर आ जाएगा NH, ठीक है ना, यहां पर एक बचा NH, फिर क्या आएगा, बंध CO, और उसके बाद आ जाएगा क्या, NH2। जगह कम है तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूं NH2। और इस प्रकार यहां पर जो यौगिक बना है जरा देख लो, क्या अमोनियम नाइट्रेट है ये? क्या अमोनियम नाइट्रेट है? बिल्कुल नहीं। अमोनियम नाइट्रेट का तो सूत्र NH4NO2 होता है। क्या नाइट्रोजन है ये? बिल्कुल नहीं। क्या कार्बन डाइऑक्साइड है? क्या है ये? बायूरेट। बाई मतलब होता है 2 और यूरिया से बना है यूरेट। ठीक है, तो इसको नाम देंगे बायूरेट। तो यूरिया को गर्म करने पर क्या बनता है, बायूरेट बनता है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर 3-4 क्वेश्चन छिपे हैं। पहला यौगिक किसने बनाया, कौन सा बना था, ये सब चीजें। ये देखो कितना सरल क्वेश्चन आया। क्या कह रहा है ये प्रश्न? ये कह रहा है NiCO4 में निकल की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? NiCO4 में निकल की ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो क्या है? तो NiCO4 में निकल की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो हम सभी जानते हैं क्या है, शून्य है। याद रखिएगा क्या है, शून्य है। ठीक है, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या धमाल मचाता है। ये लो, ये भी सरल है। कांच क्या है? तो अपन ने ठोस अवस्था में साफ साफ पढ़ा हुआ है कि कांच एक अक्रिस्टलीय पदार्थ है, एमोर्फस सब्सटेंट, अक्रिस्टलीय पदार्थ है। और अक्रिस्टलीय पदार्थों को हम किस नाम से जानते हैं, छद्म ठोस। क्या कहते हैं अपन, छद्म ठोस। और छद्म ठोस के साथ और क्या कहते हैं, तो छद्म ठोस के साथ हम इनको कहते हैं अतिशीतित द्रव।
अतिशीतित द्रव। साफ साफ लिखवाया हूं मैंने, ठोस अवस्था में पहले ही पेज पर लिखा है, ये लिखा है कि नहीं? तो इस प्रकार से राइट आंसर ये हो जाएगा। तो इस पेपर में बहुत आसानी से 20 से 25 नंबर एक नॉर्मल पढ़ा हुआ स्टूडेंट ला सकता था, ठीक है ना, 20 से 25। और जो स्टैंडर्ड है वो तो, जो अच्छा बच्चा है वो तो 25 प्लस नंबर ला सकता था, ठीक है। तो इस पेपर को अपने को एक बार और देखना है, ठीक है, इससे अपने को आइडिया हो जाएगा कि हम कितने गहरे पानी में। ओके, बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए ठीक। तो ये हमारा 30 क्वेश्चन का जो सेट है ये समाप्त होता है। 30 क्वेश्चन का पूरा सेट हमारा ये समाप्त हुआ, ठीक है ना। पेपर अच्छे से देख लिया होगा, सारे प्रश्न आईएमपी हैं। याद रखना, आने वाले पेपर के बारे में जानने के लिए पिछले पेपरों का रिवीजन जरूरी है कि किस टाइप का पेपर आता है, और उन पेपरों का हल भी जरूरी है कि किस तरीके की कैसी तकनीक हम सेट करेंगे कि कम से कम समय में हम क्या कर सकें, ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकें। तो उसके लिए आपको एक अच्छे गाइड की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो वो यहां पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि अच्छा गाइड बन सकूं और आपको सही उत्तर बता सकूं। तो सही जा रहा है बिल्कुल? तो उम्मीद है बिल्कुल सही जा रहा होगा, ठीक है। बताओ, किसी क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकते हो? क्या किसी क्वेश्चन में दिक्कत है किसी को? नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब अगला सेट आएगा बॉटनी का, ठीक है। तो उस बॉटनी के सेट को आप ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। थोड़ी देर से आपके पास मैसेज आएगा, ठीक है।